और सबसे पहले बात करेंगे तीन बड़ी खबरों की। इन बड़ी खबरों को हम आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबरें हम आपको कि शुरुआत तीन बड़ी खबरों के साथ हम कर रहे हैं। कोरोना को लेकर बैठक, देहरादून में 62 ट्रेनी आईएफएस और बीएसपी के नेता जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो सीएम आवास पर बैठक और कोरोना का खतरा जिस तरीके से मंडराया है उसको लेकर यहां पर ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में 62 ट्रेनी आईएफएस और बीजेपी के पूर्व विधायक भी शामिल। तीन बड़ी खबरें। लखनऊ में सीएम आवास पर कोरोना से बचाव को लेकर बैठक है। सभी जिलों में सरकार की उपलब्धियों के सही प्रचार प्रसार को लेकर बैठक हो रही है। और वही दूसरी खबर जो है वो है ट्रेनी आईएफएस अधिकारियों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ये सभी अधिकारी रूस, फिनलैंड और स्पेन की यात्रा कर लौटे हैं। दो अधिकारियों में सर्दी जुकाम के लक्षण पाए गए हैं, जिनके सैंपल हल्द्वानी भेजे गए हैं। दूसरे अधिकारियों की जांच स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। तीसरी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर बीएसपी के पूर्व राज्यसभा सांसद बलिहारी बाबू समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बीएसपी के पूर्व एमएलसी तिलक अहिरवार भी अपने समर्थकों के साथ बीएसपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक इंद्रपाल सिंह भी समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद बलिहारी बाबू समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बलिहारी बाबू काशीराम के करीबी रहे हैं और संगठन में काफी सक्रिय रहे हैं। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी तिलक अहिरवार, पूर्व विधायक अनिल अहिरवार भी अपने समर्थकों के साथ बीएसपी का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। प्रेस मीडिया के सामने अपनी बात रखें, चल पाएगा यार। देश को मजबूत करने में अपने पूरे स्वागत करते हैं। और के पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी छोड़कर श्री फेरन लाल कुआं में और प्रेस मीडिया के सामने अपनी बात रखें। बाबू जी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। साथ ही में तिलक अहिरवार जी जो एमएलसी रहे, मैं उनका स्वागत करता हूं। फेरन लाल अहिरवार जी का स्वागत करता हूं। अनिल अहिरवार हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आने वाले इंद्रपाल पाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि बसपा से जो लोग छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए हैं या जाने वाले हैं, उन्हें पार्टी ने या तो किनारे कर दिया था या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन्होंने कहा कि काशीराम ने कहा था कि उन्हें बिकने वाला समाज नहीं चाहिए, तभी दलित सत्ता में आ पाएंगे। जो लोग भी दूसरी पार्टियों में गए हैं या आगे जाने वाले हैं, तो वे ज़्यादातर पार्टी से निकाले गए लोग हैं या फिर पार्टी ने उन्हें उनके गलत कारनामों की वजह से पार्टी में किनारे कर दिया है, अर्थात उन्हें पार्टी में कुछ भी कार्य नहीं दिया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कई मौकों पर भले ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन के संकेत दिए हों, लेकिन अभी उन्होंने मिशन 2022 के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। शिवपाल ने कहा कि चुनाव में 2 साल बाकी है और 2 साल में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन चुनौती बीजेपी से है। बदलेगा तो ये बात तो सही है कि वक्त बहुत है, लेकिन सर अनऑफिशियल अगर बात किया जाए तो हमें लगता है कि आप लोग सब इकट्ठे रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सरकार वसूली करेगी। इसके लिए सरकार ने क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन करने का ऐलान किया। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जिला जज करेंगे। ट्रिब्यूनल को आरोपी की संपत्ति अटैच करने, आरोपी का नाम बताने और फोटो प्रचारित करने का आदेश देने का हक होगा, जिससे कोई भी उसकी संपत्ति को खरीद न सके।
ट्रिब्यूनल नुकसान के आकलन के लिए क्लेम कमिश्नर की तैनाती कर सकेगा। क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अब सरकार किसी भी उपद्रवी को नहीं बख्शेगी और अब किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई करना चाहता है, लोकतंत्र हमारे खून में है और लोकतांत्रिक तरीके से किसी को भी किसी भी विषय पर सहमत होना असहमत होना ये अधिकार होता है। लेकिन आंदोलन की आड़ में कोई हिंसा करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके बाद वो सोचेगा कि सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करेगी, तो अब ये नहीं होने वाला है। ऋषिकेश से भी कोरोना पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर एक विदेशी महिला में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। महिला को फिलहाल एम्स में भर्ती कराया गया है। महिला इटली की पर्यटक है। महिला को होली के बाद से ही सर्दी और बुखार था। मुनि की रहती पुलिस ने यहां पर महिला को एम्स में भर्ती कराया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। इटली की यह पर्यटक है, विदेशी महिला है, जिसको यहां पर एम्स में भर्ती कराया गया है। होली के बाद से सर्दी और बुखार से पीड़ित मुनि की रेती पुलिस ने इसको एम्स में भर्ती कराया है। लखनऊ में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बैठक हो रही है। सीएम आवास पर यह बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलों में कोरोना वायरस और सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। तो प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदारी यहां पर अधिकारियों को दी जा रही है। खबर बहराइच से, जहां पर जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया। वे अस्पताल पहुंचे दो शख्स ने खुद को कोरोना पीड़ित बता दिया। दोनों मरीज जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में थे। दोनों को पहले तो अस्पताल में भर्ती करने से मना किया गया, लेकिन बाद में अस्पताल में बने कोरोना वार्ड में दोनों को भर्ती कराया गया। दिल्ली से आए हैं। कोरोना वार्ड के नहीं, कोरोना वायरस के नहीं है और ना इनके लक्षण है उसमें, और सिर्फ भय की वजह से ये लोग जो है यहाँ पर आए हैं और भर्ती हुए हैं। वहाँ हमारे ईमो साहब का भी कहना है कि उन्होंने दबाव डाल करके जबरदस्ती भर्ती कराया अपनों को यहाँ पे। तो इस तरह तो बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे और हमारे पास इतने बेड उपलब्ध नहीं हो पाएंगे कि हम उनका इलाज कर सकेंगे। नहीं सीएम साहब, सवाल ये है कि डायग्नोज करके वार्ड आप निर्धारित करेंगे या मरीज? नहीं, ईमो ने देखा है, जब तो हमारे फिजिशियन नहीं देख सकते, हम कंट्रोली कह नहीं सकते थे, लेकिन हमारे फिजिशियन सामने देख लिया है। उन्होंने बताया कि उसके लक्षण नहीं है कोरोना के। मरीज जो है जनरल से ही तबीयत खराब है। एक तरफ कोरोना को लेकर पूरे देश में अलर्ट है, दूसरी तरफ देवरिया में जिला प्रशासन घोर लापरवाही बरत रहा है। सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में एक आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन देवरिया में आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की जगह कुत्ते बैठे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वार्ड में ताला लटका मिला। इस लापरवाही पर अस्पताल प्रबंधन अब सफाई देता नजर आ रहा है। किया जाता है किए हैं कि आइसोलेशन, और जब मरीज आता है तभी वो वार्ड खोला जाता है और सारी मैन पावर तभी डिप्लॉय होते हैं। फिर भी कुत्ते बैठ रहे हैं। कुत्ते बारिश की वजह से कुत्ता घुस गया होगा। वो गैलरी में बाहर था, वो अंदर ताला बंद था, होना नहीं चाहिए, उसको हटा दिया जाएगा। एक तरफ कोरोना को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है, दूसरी तरफ अयोध्या में महंत परमहंस दास ने कहा है कि राम भक्तों को कोरोना कभी नहीं सता सकता। राम विरोधियों को ही इससे डरने की जरूरत है। महंत ने कहा कि अयोध्या आने वाले को कोरोना छू भी नहीं सकता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन अयोध्या आने के लिए यहाँ कोरोना का कहर नहीं, यहाँ जो है जय श्री राम का वो रहेगा। जय श्री राम के नारे, वंदे मातरम, भारत माँ के जयकारे लगेंगे। और पूरे विश्व से मैं कह रहा हूँ, सारे दुनिया के लोग अगर अयोध्या आ जाए तो कोरोना धरती से अलविदा हो जाएगा। जो राम विरोधी है उन्हीं को कोरोना जो है तो सता रहा है, और जो राम भक्त है उनको कोरोना कभी आ ही नहीं सकता है। देश विदेश में इस समय हर तरफ कोरोना वायरस की दहशत नजर आ रही है। वहीं लोग इस वायरस से बचने के लिए भगवान की शरण में हैं। हरदोई जिले में इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों ने सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया और जानलेवा वायरस से निपटने के लिए भगवान से प्रार्थना की।
कौशांबी जिला जेल में कैदियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जेल में ही मास्क तैयार किए जा रहे हैं। जेल में हर दिन करीब 100 मास्क बनाए जा रहे हैं और कोर्ट में पेशी के दौरान कैदी मास्क लगाकर जाएंगे। साथ ही न ले जाने वाले पुलिसकर्मियों और मुलाकात करने वाले परिजनों को भी मास्क दिया जाएगा। कोरोना के खौफ को देखते हुए भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मथुरा की जिला जेल में बंद कैदियों के लिए भी जेल में ही मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि कोरोना का संक्रमण न हो। पहले दिन ही करीब 500 मास्क तैयार कर दिए गए हैं। इसके पहले कैदियों में बांटा जाएगा और बाद में ये मास्क बाजार में भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मेरठ में अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया, जहां एक दबंग महिला ने बुजुर्ग को सरेआम पीट दिया। बुजुर्ग लगातार माफी मांगते रहे, लेकिन महिला उन्हें अपशब्द कहती रही और उन्हें सबके सामने मार दिया गया। दबंग महिला यही नहीं रुकी, उसने बुजुर्ग को धमकी दी कि उसने किसी से शिकायत की तो उसे भारी पड़ेगी। महिला के खिलाफ नशे के कारोबार, देह व्यापार और कब्जे करने जैसे गंभीर आरोप हैं। कुछ दिन पहले अवैध कारोबार पर स्थानीय पुलिस ने छापा मारकर कुछ युवकों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इससे भी इनके अवैध धंधों पर कोई रोक नहीं लगी। वहीं जब एक बुजुर्ग ने आवाज उठाई तो उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। अरे तो मेरी बात तो सुन ले, बना वीडियो बना। अब बता मेरे मैटर में बोलेगा ढवाई नगर में? अरे तो बोलेगा मेरे मैटर में, बोलेगा मारेगा। एक बार इशारा दूंगी लोंडो को, एक बार मेरी बात सुन ले, बोलेगा मेरे मैटर में। अरे हमें नहीं मतलब, अगर मुझे दिखाई देगी उन ढवाई नगर मुखबर के साथ या किसी के साथ भी मिलाऊंगी दल्ला को, तुझे भी मिला दूंगी। तो इस शर्म कर अगर मुझे दिख गया ना तो इस गली से भी यहाँ पे भी मुझे दिख मत जाइए, दूर से दूर बता रही मैं तेरे से। अगर तेरी उम्र का लिहाज ना होता ना, तेरी जगह कोई लौंडा होता या तो। मुरादाबाद में स्कूल की बस में शराब की तस्करी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने दिल्ली लखनऊ हाईवे पर चेकिंग के दौरान बस से 85 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शराब की पेटियां अरुणाचल प्रदेश से लाई गई थी और टांडा का रहने वाला मोनू नाम का शराब तस्कर स्कूल बसों के जरिए इन्हें आसपास के इलाके में पहुंचाता था। पकड़े गए आरोपी ने भी बताया है कि वो होली के पहले भी शराब की तस्करी कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने पूरे रैकेट के खुलासे की बात कहकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वाराणसी में स्वास्थ्य सेवाओं का सच सामने आया है। मंडलीय अस्पताल के एक्सरे विभाग में बिजली चले जाने के बाद मरीजों को लंबे इंतजार करना पड़ा। एक्सरे विभाग के कर्मचारी कागजों को आगे बढ़ाने के लिए मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में काम करते रहे। यहां अक्सर बिजली जाने के बाद 25 से 30 मिनट तक बिजली नहीं आती है। वहीं अस्पताल के सीएमएस का दावा है कि बिजली जाने के बाद 5 मिनट में ही जनरेटर शुरू हो जाता है। इन्होंने इस बात को माना है कि टॉर्च की रोशनी में कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे। नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं। 5 मिनट के अंदर हो जाता है। टॉर्च की रोशनी में काम हो रहा था? हाँ, ऊपर नहीं, टॉर्च की रोशनी में नहीं हो रहा है। यूपी एक्सप्रेस में खबरें और भी हैं। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबर अयोध्या से, जहां पर रामलला विराजमान के अस्थाई मंदिर को लेकर नई खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रामलला विराजमान को फाइबर के बुलेट प्रूफ मंदिर में शिफ्ट किया जाएगा। इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए रामलला के लिए बना बुलेट प्रूफ मंदिर दिल्ली से आ चुका है। मंदिर में 2 एसी लगे हैं और तमाम सुविधाएं मंदिर में मौजूद हैं। ये मंदिर 24 मार्च तक रामलला को अस्थायी रूप से विराजमान कराए जाने के लिए बने हुए चबूतरे पर तैयार कर लगा दिया जाएगा। इसमें 25 मार्च को रामलला को विराजमान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री रामलला की प्रथम आरती भी करेंगे। सत्ताईस वर्ष बीत चुका और यह आशा लगाई रही पहले सरकार के माध्यम से
इसका निस्तारण हो जाएगा और रामलला भव्य मंदिर विराजमान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 27 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है रामलला के पक्ष में, तब जो अस्थायी मंदिर बनने जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर निर्माण में समय लगेगा, लेकिन फिलहाल ट्रस्ट के गठन के बाद इस स्ट्रक्चर जो फाइबर का है, ये बुलेट प्रूफ स्ट्रक्चर, इसमें तमाम ऐसी सुविधाएं रखी गई हैं जिसमें भगवान को असुविधाएं ना हो, सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसमें एसी लगेगी, ये आग और पानी से पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अब बात करते हैं आजम खान की। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुसीबत और बढ़ सकती है। आजम खान की अध्यक्षता में चल रहे रामपुर के जौहर ट्रस्ट की जमीन को सरकारी जमीन घोषित किया जा सकता है। करीब 66 हेक्टेयर जमीन सीलिंग के तहत आने की संभावना है, क्योंकि ट्रस्ट पर नियमों के पालन न करने का आरोप है। इस मामले में एसडीएम सदर ने जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, लेकिन जवाब न मिलने पर एसडीएम सदर ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। दूसरी तरफ आजम खान पर शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में रामपुर के अजीमनगर थाने में राजस्व निरीक्षक ने एक और एफआईआर दर्ज कराई है। बात भीम आर्मी के चंद्रशेखर की। भीम आर्मी के चंद्रशेखर द्वारा राजनीतिक पार्टी की घोषणा किए जाने को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है। पीएसपी नेता दीपक मिश्रा ने कहा है कि जातिवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सार्थक और सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। चंद्रशेखर ही नहीं, हर किसी को यह अधिकार है कि एक राजनीतिक दल बनावे और राजनीतिक मुद्दों की लड़ाई लड़े। चंद्रशेखर ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें साधुवाद। लेकिन उम्मीद है कि चंद्रशेखर जी एक सार्थक सकारात्मक सियासत करेंगे, ना कि फिर वही पुरानी जातिवादी गिरोह। मुझे उम्मीद है कि उनका दल एक दल के रूप में चलेगा, न कि जातिवादी गिरोह के रूप में। यूपी एक्सप्रेस में आज बस इतना ही। नमस्कार।